बेटा देखते हैं जो हमारा डिटर्मिनेशन करना है इन दी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा मोर स्टेबल फॉर्म हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, बाकी इसके आगे मैंने आप अपना टॉपिक पढ़ा दिया था अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू देखे थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लेना जब क्वेश्चन आप करेंगे तो मिलता है। ठीक है, जैसे हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे हम इसको बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, हमारा ये बैलेंसिंग है +1 का बैलेंसिंग शो कर रहा है, +2 का करता है, +3 का करता है। ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा शो करेगा। हाँ, दूसरी बात जैसे कोई हमारा मैंने बोला था आयोनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से देते हैं। जैसे जो मोस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से देखते हैं तो जो हमारा स्टेबल फॉर्म होता है, जैसे मेरा कोई अनपेयर्ड हो गया, पेयर्ड हो गया, जब पेयर्ड के अंदर से हम इलेक्ट्रॉनों को निकालते हैं ना बेटा, तो इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। जब एनर्जी लगती है उसके बीच में इलेक्ट्रॉन इक्विलिटी की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाती है। जैसे उसका 5 है, 10 है, एक क्रम के अंतर 15 आ गया, 5-5 का अंतर आ रहा है, तो मानिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो अगर 120 आ रहा है, 500 आ गया, ठीक है, फिर दोगुना से फिर 1500 आ गया, तो हाँ इसके बीच में जैसे होता है कि एक स्टेबल से अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। ठीक है, या उसको हम ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं गैसीय एटम को निकालने में, जो इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी को ज़्यादा दी गई थी, ये होता है हमारा स्टेबिलिटी फॉर्मूला। सो करते हैं, आइए देखते हैं इसके बीच में क्या होता है, कैसे है। ठीक है, जैसे मेरा फर्स्ट आयन m से m+1 में गए तो हमारा इलेक्ट्रॉन मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 5 है। जब m+1 से +2 में गए तो हमारा इसमें 25 का होता है। इनके बीच में जो डिफरेंस देखते हैं कितना है, 25 -5 करेंगे 20,000। ठीक है, अब देखिए हम इसके बीच में से और इसके बीच में अगर हम देखेंगे क्या आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 120 -25 करेंगे हमारा कितना आया, 95। ठीक है, देखिए ये 20 है, ये 95 है। ठीक है, इसके बीच में से जब हम इसके बीच में गए तो ये मोर स्टेबिलिटी फॉर्म में शो हो रहा है m1+2। ठीक है, यहाँ आंसर क्या आया, m1+2 बेटा। ठीक है, आइए इसी के बीच में मैं इसमें देखता हूँ 200 से फर्स्ट मेरा आयोनाइजेशन एनर्जी कितना है, 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद सेकंड है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बीच में डिफरेंस देखोगे 80 आया। ठीक है बेटा, तो इसके बाद हम यहाँ 120 से लेकर के 500 गए। ठीक है, इसके बाद 500 - 120 करो तो कितना आया, देखो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 2 गया 8, 4 नहीं 4 था 380। ठीक है, ये जैसे 80 380, अगर मैंने इसके बीच में 1500 से और 3 इसके बीच में देखा तो कितना हुआ, 3200 - 500। ठीक है, 00 12 में से 5 गए 7, 2 यहाँ 2700। इसके बीच में इलेक्ट्रॉन डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 2700 सबसे ज़्यादा है, इसलिए जान लीजिए इसमें स्टेबिलिटी के भाग में क्या आ रहा है, ये 1+3 मोस्ट स्टेबिलिटी के भाग में शो करेगा। ठीक है बेटा, ये रहा आपका क्वेश्चन। इस हिसाब से देख लीजिएगा कैसा होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का, आपको वैल्यू अच्छी से दी गई। ठीक है, आएगी ना ऊपर से, नहीं आ रही, ऊपर है लाइट शुरू है ना, दिख रहा है ना, ये देखना, हाँ सब दिख रहा है। ठीक है, सबसे आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना है। ठीक है, तो मैंने बोला सबसे तो मतलब क्या पता है, जैसे मेरा कोई एक एलिमेंट है यम, तो हम उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, फिर उसके अंदर से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, इसे कहते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। ठीक है, एक होता है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आप है लिमिट आर गिवन बिलो, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी +20 है, सेकंड का 80 है, थर्ड का 105 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसमें स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जैसा पूछा, तो हमारे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो रहा है, इसके बीच में देख लेते हैं क्या है। मान कोई एक एलिमेंट यम है।
ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन निकाल के +1 में बना, ठीक है, +1 बना, फिर एक इलेक्ट्रॉन और निकाल करके M+2 बना, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके M3 बना, ठीक है। पहले का आयोनाइजेशन एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन है वोल्ट, सेकंड का है 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर इसके बाद थर्ड का है 105 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दो हम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के रूप में मैंने बोला था, पहले में से दूसरे डाउन 80 - 20 = 60, ठीक है। और इसके बाद 80 - 1 105 घटाओ, ठीक है, 105 - 80 घटाओ, कितना आएगा तुम्हारा 5 में से 0 गए 5, ठीक है, 10 में से 2 गए 10 में से 8 गए 2, ठीक है। ये 25 आ रहा है, 80 आ रहा है, 60 आ रहा है, तो इसके बीच में हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट ये होगा। इसके बीच में जो निकाले थे इसके में से जब इलेक्ट्रॉन हमारा निकाला गया तो हमारा जो M2 बना, इसमें इलेक्ट्रॉन मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। इसे मोनो स्टेबल स्टेशन ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू +1 होगी, ठीक है। इस हिसाब से ये देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में भी। दोस्तों जो मेरा अगला टॉपिक है, ठीक है, वो हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, कौन से एलिमेंट है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये सब भी पूरी बात बताऊंगा विदाउट समझाने के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू पुल द शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे जो इलेक्ट्रॉन जो हमारे शेयर पेयर होते हैं टू द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, तो वो जो इन कहाँ होते हैं इक्विवेलेंट बॉन्ड में, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है टेंडेंसी ऑफ पुल, जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है, कौन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो जो शेयर पेयर होते हैं आप इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और क्या करते हैं उनका क्या प्रॉपर्टी है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किए थे, ठीक है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। माना कोई दो एलिमेंट है ए और बी, ठीक है, ये है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। और जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है इसके ऊपर ये मतलब ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन को खींचता है इन दी लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के अपेक्षा, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। जो लिस्ट की प्रॉपर्टी करता है लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग क्या फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, पहला है जेट इफेक्टिव ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे जैसे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगा वैसे से जेट इफेक्टिव की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। ये मैं बता दिया है, आपने कैसे देखे हैं ये भी बता दिया हूं मैं, ठीक है। दूसरा है साइज के बेसिस पे, साइज जैसे इलेक्ट्रॉन करता है वैसे साइज जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, ठीक है। जिस और फिर क्या होता है, इन दोनों को जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है वो जो एलिमेंट है तो वो डज नॉट इफेक्ट on the electronic configuration. Electronegativity of an element does not affect on the electronic configuration. उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोई लेना देना नहीं होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, ठीक है। आइए जो मेरा अगला है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव पीआई टेबल, ठीक है। पीआई टेबल में जो होता है उसमें वेरिएशन कैसे होता है, मैंने ये भी आपको जैसे मैंने बोला था इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 बाई साइज, ठीक है। दूसरा है Z/2 की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है क्या कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। आई वेरिएशन जो था उसमें देखते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, Z/2 की वैल्यू भी इंक्रीज करती है, ठीक है, ये भी याद रखना। और टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज करती है, ठीक है। क्योंकि इसमें जानते हो जो सेल का नंबर जो सेल होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, इसलिए धीरे धीरे इसकी वैल्यू बढ़ती है। और इसमें साइज
साइज ज़्यादा नीचे आने पर साइज ज़्यादा बढ़ जाता है, नीचे आने पर इसमें साइज ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सिव ऑफिसर का था, ठीक है। तो ये साइज जब ज़्यादा हो जा रहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जा रही थी, ठीक है। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन है, नाना पापा आज सब गए उससे टीपू फिर कल बाहर आए आंटी। इसमें देखेंगे कौन सा हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है। तो इसमें हमारा जैसे मैंने बोला था लेफ्ट टू राइट जाने पर फ्लोरीन मेरा राइट साइड बता है, इसकी साइज क्या होता है, साइज कांस्टेंट ही होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद उससे कम वाला, इसके बाद ये कम, ठीक है। अगर नाना पापा में देखेंगे तो ये वाला होगा, ठीक है, ऐसे याद रखना, ठीक। चलिए हम देखते हैं अगला क्या है, परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर के बेसिस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिराइव करते हैं। चलिए देखते हैं, एस और पी ये दो आर्बिटल है, ठीक है। तो इसमें परसेंटेज क्या निकालते हैं, जब परसेंटेज का हमेशा निकालते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मान दो आर्बिटल है 1/2, ठीक है, इसमें एस का 1 आर्बिटल है, ठीक है, पी एक आर्बिटल है तो 2 हो गया, एस का एक आर्बिटल यहाँ पर रखेंगे इनटू 100 कर देंगे, कितना आया 2 से जब डिवाइड करेंगे 50% आएगा। और इसमें देखेंगे एस और पी के 2 आर्बिटल हैं इसमें, और एस के एक आर्बिटल है, ठीक है। 1/3 दोनों 2 1 3 जोड़ने पर होता है इनटू 100 करेंगे, कितना हुआ मेरा, ये हुआ 33.3, ठीक है। sp3 में देखेंगे s का एक ऑर्बिटल p का 3 ऑर्बिटल आपस में मिल करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने s का 1 ऑर्बिटल p का 3 है, s का 1 है, दोनों को जोड़ेंगे 4 आएगा, ठीक है, इनटू 100 करेंगे तो आएगा परसेंट 4 25 में, ठीक है, 100। तो इसके बाद ये हुआ कितना 25%, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादातर किसके बेसिस पे बताऊं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर में, जिसका परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होती है। तो sp है तो sp2 है और sp3 है, ठीक है। तो sp2 sp3 और sp में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है sp2 की अपेक्षा, ठीक है। और ये है इसके बीच में आर्डर याद रखिएगा, ठीक है। इस हिसाब से आप देख लेते हैं परसेंटेज ऑफ पीएस का इलेक्ट्रो परसेंटेज ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का देख लेते हैं। आइए बेटा कुछ वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिव की, जो वैल्यू होते हैं उसको जैसे लिखा गया है वैसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें सोचने की बात नहीं है, कभी कभी ये नेट में भी पूछा गया है, नेट एग्जाम में पूछा गया है, पीजीटी में पूछा गया है और टीजीटी वाले एग्जाम में भी आया, ठीक है। सबसे पहले मैंने जैसे वहां पर मैंने सबको बताया था क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, देन उसके बाद ऑक्सीजन का, देन नाइट्रोजन का, ठीक है। इस हिसाब से भी इसको याद रखना, अगर क्लोरीन का है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होता है, ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3, क्लोरीन का 3, ठीक है। लगभग ही बराबर होती है, थोड़ा अंतर आता है, ठीक है। जब नाइट्रोजन का दिया जाएगा क्लोरीन का नहीं दिया जाएगा, चाहे क्लोरीन का दे तो नाइट्रोजन का दिए। ब्रोमीन का 2.8 होता है, कार्बन, सल्फर और आयोडीन का इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 2.5 ही होती है, हाइड्रोजन का 2.1 होता है, याद रखना। अब देखते हैं इसके डिफरेंट टाइप में डिफरेंट स्केल भी आने लगे थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर कैसे करेंगे इस बात को भी बताने के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं, पहला मेरा मोलिक्यूलर स्केल है, ठीक है। इसमें क्या देखते हैं, मोलिक्यूलर स्केल बोलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, इज द एवरेज वैल्यू ऑफ इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जो बोलता है कि ये मोलिक्यूलर स्केल जो कहती है कि आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो एवरेज आएगा, ठीक है, जो वैल्यू का जो एवरेज आएगा उसी को हम मोलिक्यूलर स्केल बोलते हैं, ठीक है। इसे हम एसएम से लिखते हैं मोलिक्यूलर स्केल को, इसकी जो वैल्यू बोलती है किलो जूल पर मोल की में आती है, ठीक है। दूसरा का हमारा है पानी स्केल, ठीक है। इसमें क्या है, पानी स्केल क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ये बॉन्ड एनर्जी पे काम कर रही थी बेटा, ठीक है। आप है कोवैलेंट कहाँ लगता है, मैंने ये बोला था इलेक्ट्रोनेगेटिव वैसा याद रखिएगा, कोवैलेंट बॉन्ड पे लगता है, ठीक है। और बिटवीन टू एलिमेंट
ए एंड बी, ठीक है। माना ए है बी है, ये रिलेशन करके 2ab बनाता है, ठीक है। जब इसके बीच में जो फार्मूला आता है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ए इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ बी का जब डिफरेंस करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी 0.208 अंडर रूट डेल्टा, ठीक है। इसकी जो वैल्यू दी गई होगी उसको रख देंगे, इसकी वैल्यू आराम से निकल जाएगी, ठीक है। इस हिसाब से करेंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव की पूरे वैल्यू आपस में देख लेंगे। क्या रिलेशनशिप में मतलब होता है, x से -xb इक्वल टू 0.208 अंडर रूट डेल्टा, ठीक है। याद है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसमें देख लेना इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी ज़्यादा होती है। इस हिसाब से मोलिकुलर स्केल क्या होता है, एवरेज निकालना होता है आयोनाइजेशनल एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, ठीक है। इसकी जो वैल्यू मात्रा आती है किलो जूल पर मोल में आती है, ठीक है। इस हिसाब से आप देख लीजिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव का। बाकी मैं और स्केल जो है उसको देख लेता हूँ कैसे उसकी वैल्यू निकालते हैं और क्या फार्मूले हैं। बेटा जो मैंने आपको रिलेशन अभी बताया था, ठीक है, पार्लिंग स्केल में, ठीक है, पार्लिंग स्केल में जो रिलेशनशिप था तो x से -xb इक्वल टू 0.208 अंडर रूट डेल्टा, ठीक है। और जो डेल्टा की वैल्यू कैसे निकालना है, ठीक है, उसको ऐसे निकालोगे, ठीक है। डेल्टा इक्वल टू ई जो एनर्जी होती है ए माइनस बी करके उसका जो बी है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, फिर माइनस अंडर रूट ई और इनटू बी जो होता है, ठीक है, उसकी भी बाइंडिंग एनर्जी, जो बाइंडिंग एनर्जी आएगी हमेशा किलो जूल पर मोल में आएगी, ठीक है, किलो जूल पर मोल में आएगी। तो इसके बाद कहते हैं इफ बाइंडिंग एनर्जी इज यूज्ड इन किलो जूल पर मोल, देन अगर जब हमारी बाइंडिंग एनर्जी किलो जूल पर मोल में ही दे दी गई हो तो डायरेक्ट हम ये वाला लगाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल प्रकार का ट्रिक है बेटा, ठीक है। आप उतना मेहनत करके आएंगे तो सीधा यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे x -xb इक्वल टू 0.102 अंडर रूट डेल्टा। जैसे ये जो है ना वैल्यू इसकी जस्ट लगभग बराबर की आती है, इसकी जो वैल्यू 10 अगर यहाँ आप की जगह 2 कर देना, जैसे इसकी आधा इसका आधा ही है, ठीक है, जो 0.102 कर देना, यहाँ है 0.208, ठीक है। इसके बाद अंडर रूट डेल्टा। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट है रिलेशन बिटवीन पार्लिंग स्केल एंड मोलिकुलर स्केल। ये बात याद रखना, ठीक है। पार्लिंग स्केल की जो वैल्यू होती है डेल्टा xp इक्वल टू 0.336। जब हम बार लगातार अभ्यास करते लिखते जाएंगे ना, जो क्वेश्चन आएगा इसी के बेसिस पे आता है लगभग, ठीक है। एन मोलिकुलर स्केल माइनस 0.612, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव of molecular scale approximately 2.8 times larger than the Pauling scale, ठीक है। मोलिकुलर स्केल की जो वैल्यू आएगी वो लार्जर होगी किसके, पाउलिंग स्केल के अपेक्षा से। देखिए अगर पाउलिंग में इतना गुणा करेंगे, ठीक है, गुणा करेंगे exp मतलब पाउलिंग स्केल, ठीक है, xm इसकी अगर इतना गुणा करेंगे तब जाके मोलिकुलर स्केल की वैल्यू की लगभग बराबर आएगी, ठीक है। एक है मैं तो सोच रहा हूँ। आइए बेटा जो हमारा अगला टॉपिक है देखते हैं। आपको मैंने 2 स्केल बता दिए थे, मोलिकुलर स्केल और पाउलिंग स्केल, ठीक है। इसके बाद हमारा उसके बीच में मैंने आपको बता दिया था कैसे निकालना है, दोनों के बीच में ये भी देख लिए थे। और हमारा जो तीसरा है अल्टर्ड रॉसर स्केल, ठीक है। ये रॉसर स्केल जो होता है क्या कहता है, कैसे लगता है, इसमें जो है मैं देखिए फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन, ठीक है, और आर डिनोट करता है, ठीक है। जैसे मान लो 2 एटम है, ठीक है, ए एटम है, इन दोनों के फोर्स में जो डिस्टेंस होता है, ये दोनों हमारा जो एटम है या एलिमेंट है, इन दोनों को कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे के पास में खींचा जा रहा है, इसके बेसिस पे ये काम करता है। किसके बीच में खींचा जाता है, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है, या न्यूक्लियस के बीच में। माना कैसे आपको पता है न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस में क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो कराता है, एक होता है अल्टर्ड रॉसर स्केल, ठीक है। आर क्या है, रेडियस फार्मूला, इसके बीच में जो संबंध है इलेक्ट्रोनेगेटिव आप किसी एलिमेंट का इक्वल टू 0.359 जेट इफेक्टिव, याद रखना
कभी कभी याद रखना ये 11.3 है, ठीक है। जब पॉइंट की तरफ वैल्यू लिखा जाता है ना, उसको जब पढ़ते हैं 3 1 4 2 ऐसे करके पढ़ा जाता है बेटा, ना कि उसको एक लाइन में आप बोलेंगे, ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 0.359 जेड इफेक्टिव बटे आर स्क्वायर प्लस 0.744, ठीक है। इस हिसाब से इसकी जो वैल्यू होती है निकाल लेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट में देखते हैं पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड, ठीक है। जब कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है सेम एटम के बीच में, तो क्या हमारा बनता है, नॉन पोलर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब भी दो सिमिलर एटम होंगे, ठीक है, जैसे Cl2 अगर हो गया तब भी, Br2 हो गया तो I2 हो गया तब भी, IH2 हो गया तब भी, ठीक है। लेकिन जब दो डिफरेंस जैसे क्लोरीन हो गया और कार्बन के बीच में हो गया, तो यहाँ पर हमारा पोलर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मैं इसके बारे में आपको वहाँ आयनिक इक्विलिब्रियम में तब भी मैं एक बार समझा दूंगा पोलर बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। या नहीं तो केमिकल बॉन्डिंग में तब भी मैं बताऊंगा पोलर बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं दी कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू डिसिमिलर एटम, ठीक है। यही होता है पोलर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मोर पोलर विल बी द बॉन्ड। जैसे मैंने बोला पोलर बॉन्ड के बीच में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस आएगा। देखिए क्लोरीन के बीच में ज्यादा होगा, क्लोरीन के बीच में 2, उससे ज्यादा, उससे कम, और उसके बाद ब्रोमीन के उससे कम, आयोडीन में सबसे कम, ठीक है। ये होता है डिफरेंस। इसके जान लीजिए पोलर में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव के हिसाब से कोवैलेंट, याद रखना पहले में मैंने बता दिया इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड में। जो भी प्रॉपर्टी ए कुछ आया था, ठीक है, सीमेंट में ही आया होगा, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड में फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, हमेशा याद रखना। और पोलर भी बता दिया, नॉन पोलर भी बता दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें अल्ट्रा स्केल भी देख दिया, ठीक है। इसी हिसाब से करना होता है। हाँ बेटा, तो इसके आगे मेरा देखते हैं मेरा क्या है। इसमें है स्ट्रेंथ ऑफ पोलर बॉन्ड इन H2O। क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ पोलर बॉन्ड इन H2O। यहाँ पर थोड़ा हल्का सा लाइटिंग पड़ रही होगी, अब शायद अब दिख रहा होगा, ठीक है। देखते हैं, पहला है आउट ऑफ H2O। आउट ऑफ H2O में इसमें पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड में देखते हैं क्या होता है। इसमें जो पोलर बॉन्ड कैरेक्टर वाटर शो भी करता है, वैसे ही और पोलर बॉन्ड कैरेक्टर इसमें ज्यादा होगा नॉन पोलर बॉन्ड की अपेक्षा। इन H2O में H2 क्या शो करता है, पोलर बॉन्ड, इसमें भी पोलर बॉन्ड शो करता है। मैंने बोला था जब दो एटम अलग अलग हो उनके बीच में पोलर बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। सेम एलिमेंट के बीच में नॉन पोलर पाया जाता है, ठीक है। आप ये बात समझ रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। इन H2O में इसमें क्या पोलर और नॉन पोलर में क्या ज्यादा पाया जाता है, देखते हैं। जो H होता है यह हमेशा पार्टिकल कैरेक्टर रखता है, वो हमेशा नेगेटिव कैरेक्टर रखता है, ठीक है। मोस्टिलेटर मीना है, ये लीना नहीं, ये लीना है, ये मीना है, ठीक है। ऑक्सीजन मोस्टिलेटर नेगेटिविटी है, ये लेस है, ठीक है, पार्टिकल कैरेक्टर रखता है। इसमें नॉन पोलर बॉन्ड की कैरेक्टर ज्यादा होता है, क्यों, मोर पोलर बॉन्ड इज द बॉन्ड मोर इजीली टू ब्रोकन इन H2O, ठीक है। मोर पोलर इज द बॉन्ड मोर इजीली ब्रोकन इन H2O। जो बॉन्ड होता है बहुत आसानी से टूट जाता है इन H2O में, ठीक है, जबकि ए आउट ऑफ H2O में नहीं टूटता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको देखने में मिलती है, स्ट्रेंथ ऑफ पोलर बॉन्ड इन वाटर। बेटा जो हमारे इसके आगे जो टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ द परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर हम कैसे निकालते हैं इस पर देख लीजिए, ठीक है। नो बॉन्डिंग इज 100% आयोनिक, 100% कोवैलेंट। कोई भी बॉन्ड जो होता है वो 100% कोवैलेंट नहीं हो सकता और 100% आयोनिक नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि देखो कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा या तो कोवैलेंट आयोनिक दोनों हो सकता है, या अगर तुम सोचो प्योरली आयोनिक हो कभी नहीं, ठीक है, प्योरली कोवैलेंट होगा कभी नहीं, ठीक है। आइए हेनरी स्मिथ इक्वेशन होता है, ठीक है, इसके हिसाब से देखते हैं क्या है फार्मूला। अ परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, निकालने के लिए क्या है फार्मूला, इक्वल टू 16 गुणे x - 6b, ठीक है, प्लस 3.5 into x - 6b का होल स्क्वायर,
ठीक है, ये फार्मूला रख देंगे। इसके बाद देख लेना जो हेनरी स्मिथ की इक्वेशन की तरफ से आएगा x3 x की वैल्यू अगर आएगा 2.1 तो जान लेना 150% आयनिक कैरेक्टर रखता है, फिर से 50% कोवैलेंट रखता है। ठीक है, x xb अगर 2.1 की वैल्यू से ज्यादा आ जाता है तो बॉन्ड विल बी क्या कहते हैं मोर परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, मतलब इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर का ज्यादा होगा और xb 2.1 की वैल्यू से कम होगा, बॉन्ड परसेंटेज में जो होगा वो कोवैलेंट कैरेक्टर को ज्यादा शो करेगा। ठीक है, गैलियस के अकॉर्डिंग जैसे xb का वैल्यू अगर 1.7 के बराबर रहा तो जो इसमें 50% आयनिक कैरेक्टर शो करेगा एंड 50% कोवैलेंट कैरेक्टर शो करेगा। अगर xb माइनस का मोर होगा 1.7 से तो 50% से ज्यादा मतलब मोर परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर शो करेगा। और ऐसे ही xb की वैल्यू अगर लेस देन 1.7 होगा मोर परसेंटेज आपको कोवैलेंट कैरेक्टर रखेगा। याद रखना कोई भी चीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो आप अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा ताकि आपको याद आ जाएगा। ठीक है, और हाँ क्वेश्चन का अगर कोई आपकी बुक होगी उस बुक से आप क्वेश्चन करेंगे ना तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, इस साथ देख लीजिएगा, बस मेरी हेडिंग वो बची है हिस्ट्री एंड बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, वो खत्म कर रहे हैं, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा आज। बेटा हम आगे देखते हैं, मैंने ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद खत्म हो जाएगा तुम्हारा पीआरटी का टेबल। ठीक है, हिस्ट्री एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड देखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है एसिड। एसिड की जो कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट होगा उसके ऊपर उतना अच्छा एसिड कैरेक्टर दिखाएगा या उतना अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा शो करेगा। ठीक है, एसिड कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने नहीं पढ़ाया है इसमें। ठीक है, मैं तुम्हें वहां आपको एसिड कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेटल जनरली मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ये भी मेटल हार्ड ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है बेस, NaOH क्या है बेस, ये क्या है बेसिक इन नेचर। ठीक है, ये दोनों फॉर्मेशन हो गए NaOH का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। नॉन मेटल में जितने भी कैरेक्टर कौन शो करता है याद रखिएगा, पीपल ऑफ नॉन मेटल प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है एसिडिक इन नेचर, देखो ये TSO4 क्या है एसिड। ठीक है, और SO3 ये भी एसिड है। ठीक है, तो ये दोनों होते हैं नॉन मेटल प्रॉपर्टी सल्फर शो करता है। ठीक है, और एसिडिक इन नेचर होता है। आइए मैंने क्या देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो कैसे होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसके ऊपर भी -2, इसके ऊपर -2, इसके ऊपर भी -2। ठीक है, और हाइड्रोजन +1 चार्ज रखता है, +1 चार्ज रखता है, +1 चार्ज रखता है, +1 चार्ज रखता है। अब हमारा माना कोई क्लोरीन आइटम है जिसके ऊपर हमको दिखता है कि कितना होगा चार्ज। ठीक है, अब इसमें ऐसे निकालोगे 2 दूनी 4 +1 +3 आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पूरा नहीं लगा 2 दूनी 4 नहीं प्लस यहाँ +1 आएगा। ठीक है, यहाँ +1 आएगा, इसके बाद 2 दूनी 4, 4 में से 1 3, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 दूनी 6, 6 में से 1 5। ठीक है, 8, 8 में से बन गया 7। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर जिसकी पास वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा मोर एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, इस बात में इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर कौन शो करता है HCl4, फिर उससे कम HClO3, HClO2, फिर इसके बाद 2। मैं इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मैं उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आपको बहुत अच्छे समझा दूंगा, ये इतना याद रखिएगा इसके बारे में क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव से क्योंकि संबंध रखता है ना, इसलिए ये बात याद रखिएगा। बाकी हमारे यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, थैंक यू।